अच्छा ये सवाल सबके लग गए थे बेटा? अच्छा ये सब हुआ नहीं? अच्छा लगवाने हैं, अच्छा ये बात। अच्छा यहाँ सब नहीं हुआ? अच्छा 15 तक थे हम लोग। 15 पे क्या हुआ था? यहां से शुरू करना था। देखो बेटा यहां तक हुआ था। हाँ यहीं तक हम लोग पहुंचे थे, है ना? हाँ चलो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा देखो बेटा, अच्छा ये चीजें कनेक्ट हो रही ना? हम लोगों ने सारे पोस्टुलेट खत्म कर लिए थे बोर के। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है? देखो ये क्या है? यही तो n है ना? ये n इक्वल टू क्या है बेटा? हाँ ये 1 है। ये देखो ये n इक्वल टू क्या है? 1 है। n इक्वल टू क्या है? 2 है। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, है ना? अब जरा देखो यही सेल नंबर है कि नहीं? देखो n किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो n है वो क्या क्या बताता है? n क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसा कि जानते हो। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी जानते हो। तीसरा है नंबर ऑफ पीरियड, ये भी मालूम है। और चौथा है नंबर ऑफ क्या है? यानी एनर्जी लेवल, नंबर नहीं एनर्जी लेवल। और इसी को लास्ट में एक और लिख लेना, सेल नंबर को भी बताता है। क्लियर है? इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। अच्छा जैसे बताओ बेटा, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये सराउंडिंग क्या है? सेल है। अब हमने एस 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 को बना लिया है, जैसा कि ऊपर बना हुआ है उसी को हम बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जो सबसे न्यूक्लियस के करीब में सेल होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? ये n बराबर क्या है? 1, पहली सेल है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है। अब मान लो तुम इस एटम को, मान लो तुम ऐसे काट दिए। नाराज ना हो जाना, कह देना कि डाल्टन तो कह रहे थे कि, है ना, एटम क्या होगा? कटेगा नहीं, है ना? मतलब ये मानना है, हकीकत में नहीं काटना है ना? हाँ क्लियर है? क्या है ये? तो क्या है, केमिस्ट्री बदल रही इधर से। केमिस्ट्री नहीं बदलनी है, बस तुम समझ लो इतना। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, जैसे अच्छा मान लो हमने इसको यहां से ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने काट दिया, तो ये आधा भाग एक साइड हो गया, आधा एक साइड हो गया। अब देखो इतने में ऊपर यही लाइन तो बची, फिर ऊपर ये लाइन बची, इतना ही तो बचा। हाँ है ना? इन लाइनों को तुम कर दो सीधा। अच्छा देखो मान लो ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है ना? और न्यूक्लियस के ऊपर ये पहली लाइन कौन सी? n इक्वल टू 1, इसको आपने सीधी कर दी। फिर कौन सी? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, है ना? n इक्वल टू 6, और ऐसे आप बनाते रहो। क्लियर है? अब ये क्या है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और ऐसे आप बनाते रहो, है ना? अच्छा ये हर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी लेवल को। क्लियर है? जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन इस पे बैठा है n इक्वल टू 1 पे, तो कौन से एनर्जी लेवल पे बैठा है? 1। हमने कहा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया 5वें पे, तो कहां बैठा है? कौन से एनर्जी लेवल पे? 5वें पे। क्लियर है? तो आप इसको ऐसा बनाना सीख गए। क्लियर है? अच्छा ये आपका कौन सा स्टेट है? कौन सा है? यही आपका ग्राउंड स्टेट। यहां तक तो हो गई थी बात। ये कौन सा है आपका? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सा है बेटा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे आ जाओ। अच्छा यहां से हम लोगों को क्या पता करना था कि किस स्टेट का नाम क्या होता है? जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में ओवरटोन आते हैं, नहीं, फिजिक्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आते हैं? ओवरटोन आते हैं। वैसे ही यहां ग्राउंड स्टेट के बाद क्या आता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है? ग्राउंड स्टेट के बाद क्या शुरू होता है? हाँ एक्साइटेड स्टेट यहां कहां शुरू होगा? कहां से? ग्राउंड स्टेट के बाद से। क्लियर है? तो कहा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ किस एनर्जी लेवल पे है? n इक्वल टू 2।
कहा जाए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है तो n इक्वल टू क्या रखोगे? 5 रखोगे। हाँ चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा आगे जरा ध्यान से देखो बेटा, अब ये देखो क्या लिखा है, बताओ ये समझ में आ रहा? बताओ ये चीज समझ में आ रही? अब देखो हम क्या करेंगे, कई सारे कैलकुलेशन है जिसमें से पहला कैलकुलेशन कौन है? कौन सा बेटा? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। सारे बच्चे इस वाले फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लें, ये यहीं से याद कर लें। Rn इक्वल टू क्या हो गया? ये n का मतलब nth ऑर्बिट, ठीक है। क्या रखेंगे? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, और आंसर किस में लाओगे? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? यहां बेटा n क्या है? n है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और z यहां पे क्या है? एटॉमिक नंबर। ये सारी चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले को हमारे साथ याद करो। क्लियर है? अच्छा देखो, बोर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यह किसके लिए अच्छे से वैलिड है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ में आ रहा? अच्छा हाइड्रोजन लाइक का मतलब समझ रहे हो? मतलब हाइड्रोजन जैसा। जैसे मान लो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दो? 3। तो उसके पास कितना बचा? 1। तो ये किसके जैसा हो गया? ये हाइड्रोजन जैसा हो गया। मान लो सोडियम को हाइड्रोजन जैसा बनाना है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? 10, है ना। तो देखो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि एग्जिस्ट करेगा ये कि नहीं करेगा, तुमको यहां इस चीज से मतलब नहीं है। नहीं तो जितने हाइड्रोजन लाइक पढ़े हो कोई रियल में एग्जिस्ट करेंगे नहीं। बेरिलियम पे +3 कभी देखे हो? लिथियम पे +2 कभी देखे हो? तो समझ में आ गया। तो इसमें अपनी केमिस्ट्री नहीं लगानी है कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो हाइड्रो क्या है, वो बोर के हिसाब से बना कि नहीं ये देखना है। क्लियर है? हाँ तो अब जरा ध्यान से देखो, कभी इनको देखे हो ऐसी ऐसी शकल सूरत में? नहीं देखे हो ना? कभी इनको देखे हो? नहीं ना। लेकिन हमें इस चीज का यहां ध्यान नहीं देना है, हमें यह ध्यान देना ये हाइड्रोजन लाइक हुआ कि नहीं। क्लियर है? हाँ अब ये वाला फार्मूला, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे कि ये लोग, ये हुआ हाइड्रोजन और ये लोग हुए हाइड्रोजन लाइक। क्लियर है? अब समझ में आ गया? चलो एक पहला सवाल शुरुआत करते हैं जहां से आगे काम बढ़े। सवाल अगला देखो, एक सवाल करते हैं। चलो एक सवाल लिखो जरा, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ, एक सवाल लिख लो उसी में धीरे से, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस हीलियम प्लस। बताओ हमको रेडियस बतानी है ना, और n इक्वल टू कितना दिया गया क्वेश्चन में? किस ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्बिट, है ना। अच्छा इसमें हमको किसके लिए पूछा गया? बताओ बेटा। हीलियम प्लस, क्यों बेटा? अच्छा बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अच्छा n इक्वल टू क्या दे दिया गया? 2। फार्मूला क्या हमको मालूम है? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, मालूम है फार्मूला? क्या हो गया? बताओ तो क्या है? अच्छा कलर, लो कलर चेंज, कोई बात नहीं, तो तुम लोग बताते भी नहीं हो।
अच्छा अब देखो, दिखा। अब तो दिखा होगा, है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, 0.53 इंटू एन का वैल्यू क्या है? 2। 2 का तुमने क्या कर दिया? स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना है? 2। तुमने 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आ गया? देखो ये 4 हो गया, ठीक है। 0.53 इंटू 4/2, ये कट गया ना बेटा। तो बताओ 0.53 इंटू 2, आंसर बताओ। 1.06 एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अब देखो ऐसे सवाल लगाने हैं तुम्हें, लगा लो इसको। लगा लो। और जगह थोड़ी बनाए रखना, हमको थोड़ा सा भी एक और फार्मूला भी उस वहां पे डेराइव कराना है। पहले बताना चाहिए तो क्या एक के सवाल में जगह खत्म कर दिए सब? फाइल के लिखे इतना ना फैलो यार, है। अच्छा दूसरा सवाल लिखो धीरे से। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ, या रेडियाई लिखना, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या हमने पूछा है? रेडियस आपको पता करनी है, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट की, यही तो लिखाया है। कैलकुलेट रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये लिखाया ना। अच्छा बताओ, तुमने फार्मूला लगाया R इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा बताओ आजकल हाइड्रोजन का जेड कितना चल रहा है? 1, ठीक। तो 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर कर दोगे, 1 स्क्वायर अपान जेड कितना है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 0.53 एंगस्ट्रॉम। खास बात वो नहीं थी, अब जो खास बात है वो लिखो। यहां क्या लिखोगे बताओ? इसका ही नाम लिखोगे। लिखो इसको, इसको एरो लगा के लिखो। इसी का नाम होता है बेटा, लिखो इसका नाम होता है बोर रेडियस। बोर रेडियस, BOHR, बोर रेडियस। बोर रेडियस। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला लिखो। हाँ अब एक सवाल कराने के लिए पहले तो हम कुछ इसका डेरिवेशन करवा दें हल्का सा, तो तुमको वही रटे रहना है। मान लो दो दो एटम के रेडियस का वो अनुपात निकलवाए, है ना, कितने रेशियो कितने में है, तो आप कैसे सवाल लगाओगे? क्लियर है? तो हम इसको हटा लेते हैं, तुम्हारे पास जगह होगी होगी, है ना। हटा लें इसको, नहीं होगी तो तुम लोग, अच्छा चलो, अच्छा नहीं हटाते यहाँ, लेकिन तुमको लिखना यही है। मालूम नहीं हटाते, हम अपना पेज चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो यही बात है। नहीं नहीं यही लिखो, यही लिखो, अभी तुम्हारे लोगों के पास जगह होगी, हमें मालूम है। नहीं है? ध्यान से देखो जरा, कुछ ना कुछ जगह होगी। हाँ बस इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा। जितनी जगह बची है उतने में आ जाएगा, महुआ भर जगह है। चलो अच्छा, चलो लगा लेते हैं अगला सवाल। देखो मान लो किसी एटम की रेडियस कुछ है, और दो एटम के रेडियस का आपको रेशियो निकालना हो, तो आप क्या करोगे? मान लो ये हमने ये फार्मूला ऐसा आपने डिराइव किया। मान लो ये R1 रेडियस है, R1 इक्वल टू क्या है?
0.53 है ना, और N1 स्क्वायर बाई Z1। क्लियर है? अब हम दो एटम का रेडियस का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये मान लो हमने इक्वेशन 1 मान ली। R2 इक्वल टू क्या हो गया, 0.53 इंटू N2 स्क्वायर बाई Z2। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लें, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इक्वेशन क्या करें, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कर ले। तो क्या आपका बनेगा, R1 अपान R2 इक्वल टू, अब क्या रखोगे, पहले R1 को रख लो, 0.53 इंटू N1 स्क्वायर बाई Z1, और नीचे वाला देख लो बेटा क्या है, 0.53 इंटू N2 स्क्वायर बाई Z2। होगा कि नहीं? आपने इसको इसको काट दिया। क्लियर है? अब देखो, अब यहीं आप फंस गए, नहीं समझे? तो इसका हमने तुम्हें जुगाड़ बताया था, 14-23 बताए थे। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखो, ये आपका 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, और ये 4 नंबर पे। तो हमने आपको जुगाड़ बताया होगा 14-23। ठीक है? यानी 4 वाला कहां पहुंचा दो, 1 के पास। ठीक है, और इसको कहां पहुंचा दो, चाहे 14-23 बोल लो, चाहे 14-32 बोल लो। ठीक है, बात वही है, 3 2 के पास पहुंचेगा, या 2 3 के पास पहुंचेगा, यही तो है। हाँ, तो आप देखो क्या इसको लिख सकते हैं, तो अब देखो ये कहां जाएगा, देखो N1 स्क्वायर के बगल में कौन पहुंच जाएगा, Z2, और Z1 के बगल कौन पहुंचाएगा, बताओ बेटा, N2 स्क्वायर पहुंचेगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये आपका देखो फार्मूला बन गया, R1 और अपान R2। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, देख लो। अच्छा, इसको देखो हम थोड़ा सा सही करके लिख लें, तो इस फार्मूले को ऐसे याद करना, R1 अपान R2 इक्वल टू N1 अपान N2 होल स्क्वायर इंटू Z2 अपान Z1। अब इसको आप क्या करो, इसको संभाल के रख लो। ठीक है, ये फार्मूला आपका बना। अरे देखो, हमने इनको इनको एक साथ कर लिया, और इनको इनको एक साथ कर लिया, ये बना दिया। बनाओ फार्मूला, बस बस इतना ही। या आप चाहो तो सिर्फ फार्मूले लिख लो, लेकिन आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि कब ये लगाएंगे। लिख लो इसको। सुनील, बुकलेट है, बुकलेट है, नहीं है? अच्छा, अच्छा, ये सबका लिख गया, लिख लो बेटा। पढ़ा जाएगा। इसको 14-32 बना के याद करना। पूछो क्यों, क्योंकि दूसरा उतर के किसके पास आएगा, तीसरे के पास। तो तुमको एक सही तरीका भी मालूम रहेगा।
वो अलग बात है कि 23 से भी मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल देखो, अगला ये सवाल है, पढ़ो जरा सवाल को। क्या सवाल है? कैलकुलेट द रेडियस। अच्छा, रेडियस किस में बतानी है? एंगस्ट्रॉम में। किस में बतानी है? एंगस्ट्रॉम में। ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस बतानी है। अच्छा बताओ, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब है n इक्वल टू क्या दे रखा है? 2। अच्छा, हमें फार्मूला हम लगा दे बेटा, r इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा देखो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्यों बेटा? अच्छा, तो ये हो गया 4। 0.53 इंटू 4, आंसर बताओ क्या रखेंगे? 2 पॉइंट, हद है, 2.12। सही बताना तभी बोलना, ट्राई ना करना, यहां जोड़ घटाना सही बोलना, नहीं बोलना नहीं, कुछ भी मत बोल देना, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बुकलेट नहीं आया बेटा? अच्छा, तो देखो, दाहिने बाएं तुम्हारे पास नहीं क्या है? अच्छा, तो दिखाते रहो, तुम इनको दिखा लो। हाँ, देख देख लो बेटा, अभी तुम लोगों को हम बता देंगे, तुम लोग परेशान ना हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, दूसरा सवाल यह है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। देखो, रेडियस रेशियो की बात कहा है। अच्छा, अभी हमने रेडियस रेशियो वाला फार्मूला पढ़ा है, यही आपका कौन सा फार्मूला है? बताओ बेटा, यही है रेडियस रेशियो, ये आपका रेडियस रेशियो का फार्मूला है बेटा, जो भी आ जाए, ठीक है। हाँ, अब पूछा गया कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, ठीक है। अच्छा बताओ, यहां का ऑर्बिट का नंबर क्या है? n इक्वल टू 1। अच्छा, इसको हमने n1 मान लिया, और यहां का n2 क्या है? बताओ बेटा। देखो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3, अभी हमने आपको पढ़ाया है, क्लियर है। अब आपको फार्मूला मालूम है, R1 अपान R2 इक्वल टू N1 अपान N2 होल स्क्वायर इंटू Z2 अपान Z1, क्लियर है। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हीलियम का Z इक्वल टू क्या होगा? 2, है ना। अच्छा बताओ, लिथियम का Z कितना है आजकल? 3 नहीं है, तो चलो फार्मूले में रख दो। बताओ बेटा, N1 का वैल्यू क्या है? कौन सा है? 1। अच्छा, N2 का वैल्यू क्या है? 3। इसका आप क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। Z2 आपका कितना है? ये Z1 है और ये Z2 है। Z2 कितना है? 3। Z1 कितना है? 1, ठीक है। अब देखो, ये क्या होगा? 1 अपान 9 इंटू 3, अच्छा हीलियम है, ओ माय गॉड, हाँ हीलियम है, चलो हीलियम है। तो ये देखो, Z1 कितना यहां रखा है, तुम लोग रखते समय भूल गए हैं। हाँ, तो Z1 कितना रखेंगे यहां पे? अब कर लो, अब देखो सारी वैल्यू देखो सही रख गई हैं, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो क्या रखेंगे? 1/9 इंटू 3/2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 1/6 हुआ, 1/6। अब देखो, यहां दो टाइप के आंसर आएंगे। यदि आपसे पूछे R1 रेशियो R2, है ना, तो क्या रखोगे? 1/6। और मान लो आपसे वो पूछ ले R2 रेशियो R1,
तो क्या हो जाएगा 6:1। अब पता नहीं कौन से टाइप का वहां जवाब दिया हो। कभी कभी फाइनल आंसर चेंज कर देते हैं, रेशियो उलट के रख देते हैं, है ना। अब जैसे इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे, ये। लेकिन कभी कभी ये आंसर वहां नहीं दिया होता है, समझ में आ रहा। तो फाइनली हम इसको सही करके आते हैं। फिर देखो ये गलत थोड़े लिखा है भाई, यहां देखो R2 पहले लिख दिया तो R2 का वैल्यू पहले लिख दिया, यहां R1 बाद में लिखा तो R1 यहां बाद में लिख दिया। ये ना समझना कि ये गलत है। यहां R1 पहले लिखा इसलिए R1 को पहले लिखा, R2 बाद में लिखा तो यहां देखो R2 को बाद में लिखा। क्लियर है, आंसर दोनों ही सही है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अभी मत लगाना क्योंकि वो वेलोसिटी का है अभी थोड़ी देर बाद उसको पढ़ेंगे, पढ़ के फिर इस सवाल को आएंगे लगाएंगे। चलो अगला देखो। तो देखो आपके रेडियस में बस दो ही टाइप के सवाल आएंगे, या तो पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट की रेडियस पूछ लेगा और या तो फिर रेडियस का रेशियो पूछ लेगा। इसके अलावा कोई सवाल यहां पे नहीं बनेगा। ये वाला सवाल अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे आके। आप जरा यहां पे एक बात देख लो, मान लो कभी आपसे ये पूछ ले कि रेडियस का रिलेशन n² z के साथ कैसा है। ठीक है, तो देखो अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो इसका काम आपको फिजिक्स में भी लगेगा। तो देखो इसको ऐसे याद रखना, ऐसे याद करना। अच्छा जाम समझते हो ना, जाम, यू नो जाम। हाँ, तो देखो जैसे किसी ने ज्यादा जाम ले लिया है तो अब वो मना कर रहा है, रहने दो जाम, मतलब बस करो। ठीक है, तो देखो तुम याद कैसे करोगे, बोलो रहने दो जाम। फार्मूला आ गया, रहने दो जाम। ठीक है, हाँ। तो ये हल्के में ना लो, फार्मूले में यही भूल जाते हो कि n ऊपर है कि n नीचे है, z ऊपर है कि z नीचे है। अभी आपको कई सारे फार्मूले हम याद कराएंगे, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्लियर है, तो इसको सारे बच्चे कहीं लिख लो। क्या याद करोगे, रहने दो जाम। आगे बढ़ा जाए, ये सवाल सबका लग गया होगा बेटा। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद हम लोग किसके कैलकुलेशन पे आ गए, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है, सारे बच्चे एनर्जी का ये फार्मूला याद कर ले, जैसे रेडियस का हमने आपको कहा था ये फार्मूला याद कर लो, है ना। अच्छा देखो बेटा, आपको यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी तो फार्मूला क्या होगा बताओ, -13.6 और क्या लिखोगे, Z²/n²। इसीलिए कह रहे थे ज्यादा काबिल ना बनना, ये स्क्वायर का है ना, कोई स्क्वायर है कोई क्यूब है कोई पावर 5 है, कहीं Z ऊपर कहीं n ऊपर, ये बड़ा इधर उधर है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो। अब मान लो इसको एनर्जी का रिलेशन तुमको किसके साथ बताना हो, Z²/n²। तो यही तो रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करना, इज्जत, बोलो इज्जत, बोलो इज्जत, दो ना दो, नहीं, फार्मूले को कैसे याद करोगे, बोलो इज्जत, दो ना दो। क्लियर है, समझ में आ गया, फार्मूला याद हो गया। इनको याद कर लो, आज तुम्हें बड़े हल्के लग रहे होंगे, थोड़े दिनों में यही नहीं पता चलता जेड ऊपर था कि एन ऊपर था, पावर कितनी थी कुछ नहीं मालूम पड़ता। आप देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो एनर्जी तो फार्मूला ये लगाना, और मान लो आपको जूल में एनर्जी निकालनी हो तो फार्मूला ये लगाना। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको ये फार्मूला पढ़ाया होगा,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पढ़ाया था। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे जाना है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। और मान लो जूल से तुमको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाना हो तो आप डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। बताओ, ये वाला हमने आपको जुगाड़ सिखाया था, पहले ही सिखा दिया था। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये दो पहले फार्मूले हमको याद करके सुनाओ सुनाओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है तो क्या कर रखेंगे, -13, यहां माइनस बोलना बहुत जरूरी है, -13.6 और क्या लिखेंगे, Z² अपान n²। अच्छा, यही आपको एनर्जी जूल में देनी हो तो क्या रखोगे, -2. अच्छा 2.2 भी रख लोगे अपने याद करने के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? मान लो इसको -2.2 आप याद कर लिए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटू 10 की पावर 18 -18 क्या लिखोगे, Z² अपान n²। तो ये आंसर किस में देगा, जूल में। अब देखो, अब यहां पे देखो क्या लिखा, निगेटिव साइन इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे सारे बच्चे ये जो एज लिखा है इसको इनफाइनाइट कर लो। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अब सुनो बेटा, अब देखो क्या लिखा, एंड डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन कम टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये एनर्जी कब घटेगी, जब हम न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। क्लियर है? इसका मतलब कहां हम आ रहे हैं, N1 की तरफ। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहां आ रहा, नीचे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रॉन नीचे से जाएगा ऊपर तो इसकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अब यहां कई एनर्जी होती है। अब एनर्जी कहा जाए और कुछ ना कहा जाए तो हमेशा आप टोटल एनर्जी मानोगे। और एनर्जी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी है। लेकिन आपसे यदि कुछ ना बोल के कहे एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, टोटल एनर्जी। क्लियर है? हमने कभी ना कभी ये जरूर पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा होगा। क्लियर है? सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया? टोटल एनर्जी किस में लिखते हैं, निगेटिव में। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है, निगेटिव, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। क्लियर है? अब हमने आपसे पूछा कि बताओ न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्लियर है? अभी सब लिखवा रहे हैं, परेशान ना हो। हाँ, अभी ये वाली बात फिर से पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। ठीक है? अब देखो होता क्या है, बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे जैसे आप पढ़ते होगे, मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह प्लेनेट ऐसे ऐसे घूम रहा हो, है ना, तो एक एस्केप एनर्जी होती, ऑर्बिटल एनर्जी होती है, होती कि नहीं होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, बहुत टाइप की एनर्जी है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, मान लो दो एनर्जी का डिफरेंस आपको निकालना हो तो ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। जैसे इलेक्ट्रॉन कहां से 7 से 3 पे जंप करके आया तो इसका N1 क्या है, N1 क्या है, लोअर, और N2 क्या है, हायर। ये बात देखो पहले पढ़ा चुके थे, देखो वहां पे N2 ग्रेटर देन N1 लिखाया था।
हाँ हाँ, वो माइनस लगा है। हाँ हाँ, किसकी टोटल एनर्जी क्या? हम्म हम्म। अच्छा, ये समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है वो। जहां पे ये जैसे ये रखा है निगेटिव, तो इसको इसके साथ इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हाँ वैल्यू में, तो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ ठीक, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो। ये वाला फार्मूला सबको आ गया बेटा? अब मान लो इसकी हम यदि वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर ये निकलेगा। क्लियर है? अरे बेटा देखो, डेल्टा ई इक्वल टू E2। मान लो हमने एनर्जी यहां की क्या रखी, बताओ बेटा क्या रखी? ये देखो, ये रखी कि नहीं रखी? -13.6। और क्या रखा? Z² अपान N²। रखा। मान लो किसी एक की एनर्जी, ये मान लो 2 की एनर्जी ये हो गई, और -1 की एनर्जी यहां पे रख दिया। तो जब टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है? तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो, ये सब बीच वाले रास्तों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अच्छा, अब जरा आगे ध्यान दो। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किस सिस्टम के लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। चलो अब आगे हम लोग हम्म, चलो अच्छा, ध्यान से देखो बेटा। चलो एनर्जी पहले हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तब आपको सारी बातें और क्लियर होंगी। सारे बच्चे यहां आ जाओ। अब देखो, हम लोग एनर्जी लेवल पहले बनाते हैं। बना लो। सब लोग एनर्जी लेवल बनाएंगे, और साफ साफ बनाएंगे, क्योंकि यहां पे हम कई सारे कैलकुलेशन आपको कराएंगे। और एक साइड से बनाना बेटा। बना लो। ये n = 1 हो गया, n = 2 हो गया, n = 3 हो गया, n = 4 हो गया, n = 5 हो गया, n = 6 हो गया, n = 7। और आप आगे बढ़ते चले जाओ। ये हो गया। अच्छा, इधर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से सबसे करीब वाली कौन सा एनर्जी लेवल है? n = 1। और इधर से हम दूर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। देखो, इसीलिए हमने यही बात को आपको यहां पे देखो करवाया था। जरा ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो। ये देखो, तोड़ा इसको। तो ये देखो, ये वाली आपका एनर्जी लेवल कौन सा है बेटा? न्यूक्लियस के करीब वाला। और ये कहां वाला है? दूर वाला। ठीक है, अब आ जाओ, वहीं पे आ जाओ। अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो इसको। सारे लोग इस एनर्जी लेवल को बनाएं। क्लियर है? अब आप हर एक एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करो। अच्छा बताओ, यहां फार्मूला हम क्या लगाएंगे? यदि हमें E1 निकालना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? -13.6, है ना, और इंटू Z²/N²। क्लियर है? अच्छा, ये कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? बताओ किसके लिए कर रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए, है ना। अब हाइड्रोजन का n = 1 पे कैलकुलेशन देखेंगे, n = 2 पे देखेंगे, n = 3 पे देखेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग कैलकुलेशन देखते चले जाएंगे, है ना। समझ में आया? क्लियर? चलो अच्छा, तो जरा ध्यान से देखो, यहां जेड का वैल्यू कितना रखोगे? बताओ बेटा, आंसर निकाला। -13.6 इंटू जेड का वैल्यू क्या है? 1 अपान एन का वैल्यू क्या है? 1 तो बताओ आपकी एनर्जी कितनी आई? -13.6। और आंसर किस में दोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकला? अब आप सारे लोग E2 कैलकुलेट कर डालो, तो क्या होगा? -13.6 इंटू जेड तो 1 ही रहेगा, 1² अपान एन की जगह क्या रखोगे? 2²। तो अब क्या हो जाएगा? -13.6/4। बताओ, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन कर रहे हो? सब लोग करते चलो।
अच्छा बताओ E3 निकाल डालो, तो क्या रखेंगे -13.6 इंटू जेड की जगह 1 का स्क्वायर सीधा कर लें। अच्छा एन की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6/9। आंसर बताओ। हाँ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? कैलकुलेशन करते रहो बेटा। अब हमने कहा E4 निकालो, तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई जेड। अब जेड का, अब एन स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आंसर बताओ बेटा -13.6/16 0.85। अच्छा एक और निकाल लो, बस करो। E इक्वल टू 5 -13.6 है ना। अच्छा 1 स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर। बताओ आंसर बताओ बेटा, बताओ। 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? सब लोग यहां तक कैलकुलेशन ले आओ करके कर लो। देख लो बेटा, इसको गोले में बंद कर लेना। आज के बाद इसको डायरेक्ट याद करना है, बार बार अब कैलकुलेशन नहीं करना है। क्लियर है? अच्छा ये सब याद कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वैसे एनर्जी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या कर रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के करीब आएंगे, एनर्जी हमारी क्या होगी, घटेगी। क्लियर है? अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो बेटा। अच्छा ये देखो सबका हो गया। अभी इसमें कई सारे कैलकुलेशन आपको ये वाले दिखाने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। बढ़ा जाए आगे, क्या लिखा। हाँ डिक्रीज मतलब जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन। कैसे हो जाएगी वो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, जीरो। अच्छा यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, कहते हैं वहां जीरो हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट है, एन का वैल्यू। समझ में आ रहा? अरे हाँ वो ये सोच रहे थे कि जीरो होगी घटते घटते। समझ में आ गया? हाँ ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। हाँ ये दर्द होता है ना, लेकिन अब क्या किया जाए। क्लियर है? चलो अच्छा खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई। अब एक काम करो, अच्छा बताओ यहां सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी है, पांचवी। सबसे छोटी एनर्जी कौन सी है, समझ में आ गया। यहां यही तो सवाल का एक जादू है। क्लियर है? यहां एनर्जी बढ़ती है लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है। ठीक है? अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, अब सारे बच्चे यहां आ जाओ। ये देखो यहां आ गए, आए, आ जाओ इधर। टोटल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ ये ना। अच्छा इसके बाद हमको क्या लिख लेना चाहिए, क्योंकि हमने 5 एनर्जियां निकालनी है ना, 5 एनर्जी निकालनी कि नहीं निकालनी है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, जब हम न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी एनर्जी कौन होगी, 5 वाली। देखो हमने 5 तक कैलकुलेशन किया, आप 6 वाला करते हो और बड़ा होता। आप 4 ही तक करे होते तो सबसे बड़ी एनर्जी 4 ही वाली होती। अब सुनो बेटा,
तो बताओ, जैसे टोटल एनर्जी हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो E5 सबसे बड़ा, E4 छोटा, और सबसे छोटा E1। क्लियर है? अच्छा, हमने आपको बोला था जिस नेचर का टोटल एनर्जी होता है उसी नेचर का पोटेंशियल एनर्जी होता है। कहीं लिख लो, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी कैसी होती हैं, निगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। तो ये घटा तो ये भी घटेगा, लेकिन इनके घटने से ये बढ़ेगा। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे न्यूक्लियस से तुम दूर जाओगे, क्लियर है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी दूर जाने पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अब ये तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। क्लियर है? अब देखो, हमने इसकी बात कही, देखो ये वाली दोनों बातें समझ में आई कि नहीं, ये दोनों बातें देखो, ये वाली दोनों बातें। क्लियर हुआ? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अब बताओ क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं? अच्छा, ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? पहले बताओ, ऊपर वाली तीनों बातें क्लियर हुई, खत्म। अब जरा ध्यान से देखो, अब चलो हम चौथी बात की बात करते हैं। अब तुम एक काम करो, अब आपको सारी एनर्जी लेवल आपको याद है, चलो चल सुनाओ बेटा, बताओ E1 कितना होगा, अब ये रट के हमें सुनाओ। चलो सबसे सुनेंगे अभी, 5 एनर्जी हमें सुनाओ। अच्छा बताओ, E1 कितना होगा, -13.6। E2 कितना होगा, -3.4। अच्छा, E3 कितना होगा, E4 कितना होगा, E5 कितना होगा? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। देखो यहां नीचे जगह है, यही हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और यहां पे फिर क्या करेंगे, यहीं पे आंसर रखेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन किसका करने जा रहे हैं, E2। सबसे पहले तो एनर्जी आप लिखो एक जगह इकट्ठा करके, तो आपको अच्छा लगेगा सवाल लगाने में। चलो अच्छा बताओ, E1 कितना है, हाँ या ना? अच्छा बताओ, E2 कितना है? ठीक है। अच्छा, E3 बता डालो, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, E4 बता डालो, -0.85। E5 बता डालो, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल लिया, निकाल लिया। अब किसी ने कहा हमसे एनर्जी का डिफरेंस हमें बताओ, E2 माइनस E1। तो E2 देखो कितना है, E2 का वैल्यू रखो -3.4, यही है, है ना? फिर माइनस का निशान। अच्छा, E2 कितना है, E1 कितना है, बताओ बेटा, -13.6, यही है कि नहीं, चेक कर लो। अब हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -3.4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 13.6। बताओ आंसर क्या आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कि नहीं आया? क्लियर है? हमने कहा जब आपने इतना कर ही लिया है तो आप हमें डिफरेंस बता दो E3 माइनस E2। कैलकुलेट करो बेटा, E3 माइनस E2 कैलकुलेट करो। सारी वैल्यू यहां रखी है। अब पता लगे जोड़ घटाना ही नहीं आता है तो फिर बताओ हम क्या करें। देखो E3 का वैल्यू कितना है, -1.5, माइनस E2 का वैल्यू कितना है, -3.4। अब हमको आंसर बता दो। कितना आया, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
अच्छा नहीं मान रहे हो तो एक और निकाल दो। अच्छा यहां तक पहुंच गए, एक कैलकुलेशन और कर दो बस। और आज के बाद ये कैलकुलेशन करना नहीं, कभी याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब एक कैलकुलेशन हमें और करके दिखा दो। डेल्टा ई निकाल दो, E4 E3 का। देखो E2 E1 E3 E2 E4 E3 है ना। अब ये निकालो। अब देखो उधर सारी एनर्जियां लिखी हुई हैं, आप हमें खाली घटा के बता दो, बता दो। 0.65। E4 का वैल्यू कितना है बेटा? -0.85 माइनस E3 का वैल्यू कितना है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बताओ आंसर कितना आया? 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? आप जरा ध्यान से देखो, बताओ E2 E1 का डिफरेंस कितना है? 10.2। E3 E2 का डिफरेंस कितना है? अच्छा E4 E3 का डिफरेंस कितना है? देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर जा रहे डिफरेंस घट रहा है, लेकिन एनर्जी बढ़ रही है, डिफरेंस घट रहा है। नहीं समझ में आया? आया? क्या समझ में आया? जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे एनर्जी का डिफरेंस घटेगा, बट एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। क्लियर है? ये कहानी समझ में आया? अच्छा ये क्या है? डिफरेंस से तो है। क्लियर है? अरे दो चीजों को आपस में माइनस कर रहे हो, डिफरेंस नहीं है। हाँ यहां तक सब लोग पहुंच गए। इनको गोले बंद करो बेटा, और डिफरेंस किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, डिफरेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। डिफरेंस घट रहा है कि नहीं घट रहा? अच्छा बताओ E2 E1 का वैल्यू कितना आया था? 10.2 आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, E3 E2 का आप बताओ? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसका बता ही डालो, E4 E3 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? घट रहा, बट टोटल एनर्जी बढ़ रही। ये बहुत विचित्र सवाल है। क्लियर है? समझ में आ गया? हां और बहुत ध्यान से देखना, यदि आप E2 E1 का डिफरेंस है ना, E3 E1 का डिफरेंस, E4 E1 का डिफरेंस, E5 E1 का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस बढ़ेगा। नहीं समझे? जैसे आपने इलेक्ट्रॉन कुदा दिया पांचवें से ग्राउंड पे, चौथे से ग्राउंड पे, तीसरे से ग्राउंड पे, दूसरे से ग्राउंड पे। क्लियर है? तो जितना बीच में दूरी ज्यादा होगी, देखो जितना बीच में दूरी ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा। दूरी समझ में आ रही? 5 और 1, 4 और 1, 3 और 1, 2 और 1। दूरी जितनी ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा। ये 4 टाइप 5 टाइप के सवाल तुमसे पूछेगा, तो हमने पांचों टाइप के सवालों को एक ही जगह लिख दिया है। इसके पहले इससे ही काम चला देते थे, इस बार इतने। चलो अच्छा पांचों सवालों का हमें जवाब दें। अच्छा बताओ, सारी बातें न्यूक्लियस से दूर जाने की कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अच्छा बताओ न्यूक्लियस से दूर जाने पे टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस कैसा होगा? एनर्जी डिफरेंस घटेगा, घटेगा। अच्छा अब किसी इलेक्ट्रॉन को nth ऑर्बिट से ग्राउंड पे कुदा दें तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा। क्लियर है? nth ऑर्बिट से कहां कुदा दें? ग्राउंड पे, तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा। जितना दूर से कुदाओगे उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा।
क्लियर है? अब देखो यहीं चेक कर लेना, तुम वहां ज्यादा गुणा भाग ना करना, 45 सेकंड में सवाल भी लगाना है, देखना डिफरेंस जितना ज्यादा है ना तो एनर्जी उसका डिफरेंस उतना ज्यादा। क्लियर है? अच्छा ज्यादा कैसे चेक करोगे? देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कूदा है? पांचवें से ग्राउंड पे, चौथे से ग्राउंड पे, तीसरे से ग्राउंड पे, दूसरे से ग्राउंड पे। अरे इवन एनर्जी कहां की थी प्रभु? ग्राउंड की थी। समझ रहे हो ना? ये इवन एनर्जी कहां की है? कुछ बेइज्जती महसूस हुई? अरे कम से कम ये तो काम ना कराया करो। अब यही नहीं मालूम हो रहा इवन एनर्जी कहां की है? कहां की है? ग्राउंड की। क्लियर है? तो चलो ये पांचों सवाल एक बार देख लो, देख लो बेटा। चलो एक बार जितना हमने एनर्जी के विषय में बताया है उसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़े। सवाल बढ़िया था। और समझ लो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना होती है? 2 गुना होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो कभी आपसे कहा जाए पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम बोलना पूरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आधी एनर्जी। क्लियर है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना गुना होगा? काइनेटिक एनर्जी के 2 गुना के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों निगेटिव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होते हैं। पहले तो साइन ही याद कर लो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा तुमको ना याद रखे तो तुम तनु याद रखना। तनु तनु टोटल एनर्जी यू से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते हो, और ये दोनों कैसी होती हैं? निगेटिव। चलो आगे देखो। चलो अच्छा एक सवाल लिखो। हाँ 2 एनर्जी का डिफरेंस है, याद कर लो। अच्छा थोड़ा सा समय मिला, आराम से खूब बतियाते हैं। कह रहे पढ़ने वाले तो हो ही जाएगा। क्या ये जो समय मिला है इसको बातों में इस्तेमाल ना किए तो क्या किए? अच्छा एक बात हम बोलने जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं, है ना? देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सेम होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, लेकिन टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। समझ में आया? हाँ हाँ, तो टोटल एनर्जी आपको बेवकूफ बनाने के लिए बताया जाता, हकीकत में टोटल एनर्जी कौन है? नहीं समझे? टोटल एनर्जी में हम करते क्या है? टोटल एनर्जी में हम करते क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ते हैं। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? निगेटिव। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव। तो बचा तो आधा है। नहीं समझे? 1 रुपया माइनस का 50 पैसा प्लस का, बचा कितना? 50 पैसा तो बचा। यही टोटल एनर्जी है। तो देखो यही बात फिजिक्स में समझ लिए होते तो अच्छा ना होता। देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर एनर्जी है। क्लियर है? लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव होता है,
और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों एनर्जियों का 2 गुना होता है। समझ में आ रहा है? बच्चा यहां बहुत पगलाता है, कहता है टोटल एनर्जी, तो कहते हो सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हो क्या क्या चल रहा। तो इसीलिए फिजिक्स ढंग से पढ़े होते तो काम बनता नहीं। क्लियर है? फिर से अच्छा बोलो, टोटल एनर्जी, बोलो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होता है। टोटल एनर्जी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, लेकिन काइनेटिक टोटल की 2 गुना। ठीक है? अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अरे समझ में आया? तो अब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। क्लियर है? समझ में आया? अब ये सब बातें तुम लोग कहां पढ़ते तो ज्यादा अच्छा लगता? फिजिक्स में पढ़ो। चलो अच्छा आगे देखो। चलो अगला एक सवाल हो जाए, आज तुम्हारा ये जल्दी से करवा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं। हाँ, अब सीधे तुम आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ये जो इधर वाला पेज छूटा है ना, इस पे सवाल लगाएंगे। अभी इसको छोड़ दो, हाँ इसको, इस पे सवाल लगाएंगे। इसके सवाल के पहले क्लियर है? मतलब इन्हीं फार्मूलों पे सवाल लगाएंगे। जुगाड़? कौन सा जुगाड़? हाँ, अरे जुगाड़ है, उसके सवाल भी जुगाड़ से बनाने पड़ेंगे यार, समझा करो थोड़ा। आगे आ जाओ, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो सबसे नीचे हेडिंग हो गई, उसको उठा के ऊपर रख लो। देखो तीसरी एनर्जी कौन सी है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। सारे बच्चे एक काम करें, पेज नंबर आ जाओ 20 पे, फिर अभी वहीं वापस चलते हैं। 20 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे आ गए। अब जरा ध्यान से देखो 20 पे क्या है। पेज नंबर 20 पे आ जाओ, पेज नंबर हम 20 पे आ गए, आ गए। अब जरा ध्यान से यहां देखो, यहां पे एक बार लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे आपको एक पढ़ाया जाएगा एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है सेपरेशन एनर्जी, तीसरा है एक्साइटेशन एनर्जी। देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां से उछला, n इक्वल टू 1 से, वो कहां चला गया? इनफाइनाइट पे। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको यदि कैलकुलेट करनी है तो वहां n1 क्या रखोगे? 1, और n2 क्या रखोगे? इनफाइनाइट। अच्छा, n1 इक्वल टू जरूरी नहीं कि 1 ही हो सकता है 2 भी हो, लेकिन n2 कंफर्म है, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? तो ऐसी एनर्जी किसको बताएगी? आयोनाइजेशन को। अच्छा देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना, अब एनर्जी ऑफ सेपरेशन, अच्छा यहां के लिए ये फिक्स कर लो, नहीं तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं आ पाएगा। नहीं समझे? नहीं तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया? तो अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कहां से उछालेंगे? ग्राउंड से। कहां भेज देंगे? इनफाइनाइट पे। अच्छा, अब इसी को हम यदि सेपरेशन के टर्म में बोलें तो बताओ, n1 का वैल्यू हम क्या करेंगे? 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 करो, लेकिन क्या ना कर लो? ग्राउंड ना करो। अच्छा, थोड़ा बेसिक डिफरेंस आया होगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, हम आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोलेंगे? जब ग्राउंड से कहां फेंक दे इलेक्ट्रॉन को? इनफाइनाइट पे। तो ये कौन सी एनर्जी देगा आपको? आयोनाइजेशन। अच्छा, सेपरेशन एनर्जी कब बता पाओगे? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड छोड़वा दो, ग्राउंड के अलावा चाहे 2 से फेंक दो इनफाइनाइट पे, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 पे, लेकिन किससे ना फेंको? ग्राउंड से। तो कौन सी एनर्जी? सेपरेशन। अच्छा, एक्साइटेशन एनर्जी, n1 इक्वल टू क्या होगा? 1, और n2 इक्वल टू कुछ भी। हाँ, लेकिन n2 इक्वल टू कुछ भी का मतलब इनफाइनाइट नहीं। अच्छा, इसको इनफाइनाइट कर दिए तो ये वाली एनर्जी हो जाएगी ना। पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखो,
चलो अब हम तीनों पूछना चाह रहे हैं, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोलोगे? जब N1 इक्वल टू 1 हो और N2 इक्वल टू इनफाइनाइट हो। अच्छा, सेपरेशन एनर्जी क्या कब बोलोगे? जब N1 इक्वल टू 1 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, और N2 फाइनल हो इनफाइनाइट। क्लियर है? अच्छा बताओ एक्साइटेशन एनर्जी कब बोलोगे? जब N1 इक्वल टू 1 हो और N2 इक्वल टू कुछ भी हो लेकिन इनफाइनाइट ना हो। अच्छा बताओ, तीनों में बेसिक डिफरेंस आ गया? क्लियर है? इससे आपका थोड़ा फिजिक्स भी आसान हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ा जाए। अब तुम आ जाओ यहां, बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तीसरी तीसरी कौन सी हेडिंग हमारी थी? पेन चेंज कर लिया जाए। हाँ, तीसरी हमारी एनर्जी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। यही तो थी, वही हेडिंग नीचे लिखी है यार उसी पेज में बेटा, लिखिए ना, उसको यहां लिख लो। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने अभी क्या फार्मूला पढ़ा है? कब बोल सकते हैं? जब N1 इक्वल टू 1 हो और N2 इक्वल टू इनफाइनाइट हो, है ना? अच्छा देखो, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? अभी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया है ना? हाँ। अच्छा बताओ nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो, जब एनर्जी का डिफरेंस हम निकालते हैं बेटा, तो हम हमेशा फार्मूला E2 माइनस E1 ही तो लगाते हैं, है ना? अब हमको इस एनर्जी को निकालना है किसके टर्म में? आयोनाइजेशन के निकालना है ना। तो अब हमारी E2 क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि हमारा E2, अब देखो E2 के पहले तुम्हें पूरी एनर्जी रख के दिखा देते हैं, तब तुम समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे आए करोगे। चलो अच्छा, ये क्या होगी? -13.6। क्यों बेटा? क्या होगा? जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, है ना? माइनस E1 क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां N2 क्या है? इनफाइनाइट। समथिंग अपान इनफाइनाइट इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, है ना? माइनस, अब देखो क्या हो गया? अब देखो ये कौन सी एनर्जी आ गई? ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, ना हो तो ना करें। 13.6 और क्या तुम्हारे हिसाब से चल रही है? जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अब इसको हमको किसके टर्म में देखना था? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। और जबकि टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। एक जमाना पहले हम पढ़े थे, है ना? हाँ बताओ, अभी हमने आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अच्छा, ये एनर्जी कौन सी है? टोटल एनर्जी। और ये एनर्जी कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किस में है? प्लस में, जबकि टोटल एनर्जी किस में है? माइनस में। सारा खेल इन्हीं प्लस माइनसों का है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हैं, लेकिन दोनों के निशान उल्टा है। लो, फिर नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है? सेम है, बट साइन कैसे है? उल्टा है। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अरे अब तो सब दिख ही रहा बेटा। क्लियर है? अब सारे बच्चे यहां ध्यान से देखो, ये वही लिखा गया। आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला ये है, इसको गोले में बंद करो। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन आप कब कर पाओगे? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फेंके होगे? n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट पे फेंके होगे। अच्छा, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, 0 क्यों हुई? क्योंकि n हमारा इनफाइनाइट था और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा मान लो
आपको दो क्या करना हो, दो आयोनाइजेशन एनर्जियों का क्या लेना हो, रेशियो लेना हो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, Z1 स्क्वायर, Z1 और Z2, अरे यहां तो दोनों ही स्क्वायर है ना बेटा, नहीं है, इसको ऐसे याद कर लो और थोड़ा सा आसान तरीके से इसको याद करो, इसको ऐसे याद कर लो, वैसे ऐसे भी तुमको याद हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अपान आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तो इसको याद आप कर सकते हो Z1 अपान Z2 होल स्क्वायर और N2 अपान N1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ऐसे बोलने में आसान होगा, है ना, मतलब बात यही है, खाली थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, मतलब जो तुम्हें याद जल्दी से हो उस फॉर्मेट में फार्मूले कर लिया करो। क्लियर है, इसको डेराइव तो नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको रेडियस रेशियो वाला सवाल बताए थे सेम वैसे ये डेराइव होगा। फार्मूला याद करो, बताओ I1 अपान I2, अरे ये आयोनाइजेशन एनर्जी को हम I1 बोल रहे हैं, इसको I2 बोल रहे हैं, I1 अपान I2 का फार्मूला बताओ, Z1 अपान Z2 होल स्क्वायर इंटू N2 अपान N1 होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा रेडियस रेशियो बता दो, N1 अपान N2 होल स्क्वायर इंटू Z2 अपान Z1। क्लियर है, तो आपको एक बात तो समझ आ गई, क्या समझ में आ गई, अच्छा यहां पे देखो क्या है, Z1 अपान Z2 है और वहां क्या था N1 अपान N2 इस जगह पे, और यहां क्या है N2 अपान N1, वहां था Z2 अपान Z1। कुछ याद आ रहा, कंफ्यूज ना होना, वो अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है। अब देखो आप ये बात समझ लो, जिन बच्चों को फार्मूले याद उन्हीं का सवाल लगेगा, ये सब एकदम पका पकाया है, इसको बस समझ लो बेटा, खाओ और पचाओ। क्लियर है, आयोनाइजेशन एनर्जी काम खत्म, आज और जल्दी जल्दी चीजों खत्म कर ले रहे हैं, जो पीछे जगह छुड़वाई है ना उसमें हम अगली क्लास में सवाल लगाएंगे, ये जो पीछे जगह छूटी है ना इस पे अगली क्लास में क्या करेंगे, सवाल लगवाएंगे, है ना, कुछ सवाल और उसी में उन फार्मूलों के हिसाब से फ्रेम करेंगे। आगे देखो बेटा, वेलोसिटी का सारे बच्चे ये फार्मूला याद करो, सुनो अच्छा कितना होता है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, है ना, हाँ जेड अपान एन, और किसमें वैल्यू आपको कैलकुलेशन आपको देगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यदि आपको वेलोसिटी और जेड और एन में रिलेशन बताना हो तो आप इसको याद करना विजन, क्या याद करोगे, विजन, ये याद कर लो बेटा, नहीं तो वहां ये नहीं पता चलता है कौन ऊपर था कौन नीचे है, किसकी पावर क्या है। तुमके अभी ये सवाल बड़ा आसान लग रहा है कि अच्छा विजन, हाँ हो गया, हाँ हाँ बात खत्म। ठीक है, वेलोसिटी जेड और एन में रिलेशन विजन, रेडियस जेड और एन में रिलेशन रहने दो जाम, है ना। अच्छा बताओ एनर्जी और जेड और एन में रिलेशन इज्जत दो ना दो, देखो तुमने शब्द बोला पूरा फार्मूला आ गया। क्लियर है, देखो अब यहां हमने तीनों फार्मूले लिखे, बताओ रहने दो जाम, इज्जत दो ना दो, विजन। ठीक है, इससे आपके फिजिक्स के भी फार्मूले लग जाएंगे, मतलब वहां के भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आगे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर करी डालो, फिर लिखो, दो क्वेश्चन लिखे हैं, लिखो कैलकुलेट करो। अच्छा चलो पहले तो 38 वाला लगा के आओ, चल के वो उसको निपटाओ। अरे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था जो पीछे छोड़ के आए थे, पहले चलो उसको लगाओ चल के। फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, प्रभु ये फार्मूला है, ये वैल्यू आप रख दो। कौन से क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, कहां चला गया, ये आया, ये आया। अच्छा बताओ वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, बताओ बेटा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपान एन, किसमें आंसर देगा,
मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब सवाल लगाओ। लिखा है द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। किसमें दिया है? नैनोमीटर में, है ना? अच्छा, नैनोमीटर को किस में बदल लो? अरे जरूरी है, मीटर पर सेकेंड में फार्मूला है तो मीटर पर सेकेंड में बदल लो। मीटर नहीं बदल सकते हो क्या? नहीं। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर? 10 की पावर -9। तो भैया मल्टीप्लाई करके मीटर में नहीं जा सकते हो क्या? पैमाना रटाने कोई मतलब है नहीं। क्या रटा दिए वो अच्छी बात है, हमने फीस दिया है। ठीक है। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑर्बिट, है ना? चलो अच्छा। अच्छा बताओ, ये है क्या? हाइड्रोजन है बेचारा। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू बता ही डालो, 1। क्लियर है? अच्छा, एन के लिए कौन सी ऑर्बिट है? अच्छा, ऑर्बिटें निकालना है। अच्छा चलो ठीक, ऑर्बिटें निकालना है ना? हाँ, तो चलो ठीक है। अब आंसर बताओ। चलो, फोर्थ ऑर्बिट सब लोग निकालें, लेकिन कोशिश करो सब लोग निकालो। अरे नैनोमीटर किसको एंगस्ट्रा में बदल दो, और एंगस्ट्रा में बदलने से तुमको एक फार्मूला की मदद मिल जाएगी। अच्छा, इसमें 2 फार्मूले लग गए। हाँ हाँ। है? फोर्थ आया? हाँ ठीक। देखो, जो जो लोग दिमाग लगा ले गए उनका आंसर आ गया। वही मैं सोच रहा था कि ये लोग बाकी बोल काहे नहीं रहे। अच्छा अच्छा, चलो ये सबके लिए होमवर्क है। इसमें रेडियस का भी फार्मूला लगेगा, जो पढ़ा चुके हैं, वेलोसिटी भी लगेगा। ये तुम्हारा HW है। चलो ठीक, आगे आ जाओ। अच्छा, तो तुम घर में जाना, इसको लगाना मेहनत से। नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आगे आ जाओ बेटा, जैसे आगे का समय न खराब हो। अच्छा, सवाल ही बढ़िया था कि नहीं? है ना? हाँ। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। कहाँ थे? यहां पे हो गया। हाँ, अब आ जाओ बेटा। चलो अगला सवाल देखो। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन हम पढ़ो बेटा। क्वेश्चन आ गया? बताओ कितना आया? 5.45। 10 की पावर 5। चलो सब लोग निकालो। लिखा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम+2। अच्छा सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। यहां पे पहले चलो एक फार्मूला तुमको बना के दे देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, V1/V2 जब वेलोसिटी रेडियस रेशियो की बात आएगी, देखो हमने आपको रेडियस में भी रेशियो निकलवाया, आयोनाइजेशन का भी रेशियो निकलवाया, एनर्जी में भी रेशियो निकलवाया। अच्छा इसका बताओ रेशियो कैसे निकालेंगे? बताओ, हम इसको कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी 1 कितनी है? 2.18 इंटू, चलो अच्छा यहां इसको करते हैं, यहां सवाल करते हैं। तो आप रेशियो वाला फार्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे अच्छा मान लो ये V1 है बेटा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z1/N1। आपका V2 क्या है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z2/N2। अब आपको क्या करना है? 1/2 रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। तो V1/V2, V1 का वैल्यू कितना है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z1/N1 अपान 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z2 ये 2 है नीचे बेटा, अपान N2। ये कैंसिल हो गया। 14 32 याद आ रहा?
14 32, ये कहां भाग जाएगा, यहां, और यहां ये कहां उतर के आ जाएगा, यहां। 14 32 याद आ रहा? तो V1 अपान V2 क्या फार्मूला बना, बता बेटा, Z1 इंटू N2 अपान Z2 इंटू N1। क्लियर है? तो अब हम फार्मूला आसान बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, Z1 अपान Z2 और इंटू N2 अपान N1। ये सारे बच्चे इसको वेलोसिटी रेशियो लिख के ये फार्मूला याद करें। अब देख लो आपके पास कितने फार्मूले हुए जा रहे हैं रेशियो वाले, सब आने चाहिए। वहां बेटा इतना समय होता नहीं है, सीधे फार्मूला याद तो आंसर निकाल पाओगे। निकाल लो बेटा इसको, इसको रखो Z1 अपान Z2 और N2 अपान N1। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 5:9। हाँ तो आप सही बोले हो, हैं? क्लियर है? सब लोग निकालो, अब तो बेटा फार्मूला आ गया, अब तो जिंदाबाद है फार्मूला। अब देखो यहां दिया क्या है बेटा, यहां देखो थर्ड ऑर्बिट ये दिया है, N1 रख दो 3, N2 लिख दो 5। एक्साइटेड स्टेट की तो बात कहीं कहा नहीं, बस वही लफड़ा यहां आता है एक्साइटेड स्टेट, बाकी तो सब दिया ही होता है। अच्छा बताओ, पहला क्या है हाइड्रोजन, तो इसका Z1 कितना है 1। दूसरा कौन सा है लिथियम, इसका Z2 कितना है 3, है ना? बताओ, अब आपके पास सब कुछ नहीं है। क्लियर है? अच्छा बताओ, V1 अपान V2 इक्वल टू, अच्छा बताओ Z1 कितना है 1, Z2 3 इंटू N2 बताओ बेटा 5 अपान 3। सब जम बन गया कि नहीं? ये क्या हो गया 5/9 आया। तो बताओ V1 इज टू V2 इक्वल टू 5:9 और V2 इज टू V1 9:5 आया। बताओ कहीं कुछ कठिन लगा? जितने फार्मूले इसमें, और एक बात समझ लो कि जितने टाइप के हम सवाल तुमसे करवा रहे हैं बिल्कुल वैल्यू चेंज रहेगी, सवाल यही सेम रहेंगे आपके एग्जाम में, और जो हम संडे को टेस्ट लेंगे उसमें भी। उसके लिए टेंशन न लेना, ये आपको ये सवालों की बुकलेट मिलेगी, ये वाली जो सवाल बन चुके हैं ये बुकलेट मिलेगी, है ना? लेकिन आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमको बुकलेट नहीं मिली, समझ में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने टाइप के इसमें सवाल हम आपको देने जा रहे हैं उतने टाइप के हम सवाल लगवा भी रहे हैं। क्लियर है? एक मन में होता नहीं है ये होता तो हम ये कर डालते, जबकि वही हो रहा है। वो प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं, लेकिन जितने टाइप के हम फार्मूले पूछ रहे हैं बना रहे हैं इन्हीं में वैल्यू चेंज रहेगी, यही तुमसे पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा? तुम्हारे मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे, है ना? हाँ, फिर वो ना आए तो वो तुम्हारी समस्या वाली बात रहेगी। चलो आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, हाँ यहां पे एक फार्मूला और चिपकाया गया है ना? देखो इसको तुम याद रखना, विन विन, है ना? जैसे मान लो दादाजी आए थे किसी कंपटीशन में, दादाजी गांव से आए थे, नाती उनका कहां रहता था? शहर में। नाती कहां रहता था? शहर में। और दादा कहां से आ रहे हैं कुश्ती लड़ने? गांव से। कुश्ती का कहीं वो था अखाड़ा, मतलब उसी में क्या था, है ना? तो लड़ने आए थे तो जीत गए दादाजी। दादाजी क्या हो गए? जीत गए, है ना? तो अब देखो क्या हो रहा, दादाजी क्या हुए? विन, जीत गए। अब अपने नाती से क्या कहते हैं? जाने दो नाती, जाने दो नाती, मतलब अब घर जाने दो। नहीं समझे? गांव से आए थे दादाजी, कहां? अपने नाती के यहां रहने,
और यही क्या हुआ था, अखाड़े में कुश्ती उस्ती हुई और कुश्ती जीत गए कौन, दादाजी। तब जीत गए तो अब क्या कह रहे हैं कि अब हमको गांव फिर जाना है। तो देखो दादाजी क्या कह रहे हैं, दादाजी ये देखो जीते वाले दादाजी हैं, कह रहे हैं जाने, जाने मतलब जेड, दो, दो मतलब दो, ना मतलब एन, ती मतलब तीन, जाने दो ना ती। आई यहां पे करंट है जो आप वहां लगाओगे जाके, कहां पे, कहां लगाओगे ये फार्मूले तुम कहां लगाओगे, ये हमारे में तो बड़े कम ही इस्तेमाल है, ये तुम्हारे फिजिक्स में लगेंगे, है ना। ये एन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फार्मूला कहां लगाओगे, एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूले देखो हमने जरूर यहां पढ़ा दिए, लेकिन इनका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका इस्तेमाल कहां होगा, कहां पे, फिजिक्स में। अच्छा एक बात बताओ, एन इक्वल टू 1/t होता कि नहीं, एन इक्वल टू 1/t होता कि नहीं, होता है। तो यदि आपको एन का फार्मूला ये मालूम है तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। नहीं समझ में आया, समझ में आया ही नहीं। अरे प्रभु, जब एन का फार्मूला ये है तो इसी का जस्ट उल्टा टाइम पीरियड होता कि नहीं, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा। अच्छा लाओ, अच्छा तुमको और देखो, t इक्वल टू क्या होता है, 1/n, है ना। अच्छा n क्या है, जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब, यही तो है। ये पलट कहां चला जाएगा, यहां, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। है ना। और उसी के नीचे सवाल दिया हमने, ये हमारे यहां का इस्तेमाल है बेटा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम हो तो टाइम पीरियड का फार्मूला उसका उल्टा हो जाता है, समझ में आ रहा। नीचे सवाल लगाओ। अच्छा मान लो कभी आपसे पूछ ले, कभी आपसे पूछ ले टाइम पीरियड रेशियो, क्या पूछ ले आपसे, टाइम पीरियड रेशियो। अच्छा देख रहे हो, रेशियो वाले सवाल बहुत आते हैं, जितने फार्मूले हमने पढ़ाए सब पे रेशियो जरूर निकलवाया। अच्छा एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा ये वाला फार्मूला लिख लिए थे, देखो T1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा, बताओ, एन क्यूब, एन क्यूब, यही तो फार्मूला है, N1 क्यूब, N1 क्यूब अपान Z1 स्क्वायर, क्लियर। अच्छा T2 क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा, N2 क्यूब अपान Z2 स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, तो आपको क्या करना है, 1/2 करना है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करो, 2 वाले को डिवाइड कर दो, तो 1 वाला ऊपर लिखो, T1 इक्वल टू क्या होगा, N1 क्यूब अपान Z1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। और T2 नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, N2 क्यूब अपान Z2 स्क्वायर। 14/32 फार्मूला रहा, 14/32। अच्छा बताओ ये कहां चला जाएगा, यहां, ये कहां उतर के आ जाएगा, यहां। तो बताओ T1 अपान T2 फार्मूला क्या बना बेटा, N1 क्यूब, है ना, और N1 के साथ कौन गया, Z2 स्क्वायर अपान N2 क्यूब, और यहां क्या है, Z1 स्क्वायर। अच्छा बताओ फार्मूला को थोड़ा सा आसान किया जा सकता है,
क्या लिख सकते हैं, N1 अपान N2 क्यूब है यार, और इंटू Z2 अपान Z1 का स्क्वायर। ये फार्मूला तुम याद रखो आज के बाद, ये फार्मूले कहीं लिख के याद करो सब बेटा, बार बार वहां डेराइव वहां करना नहीं है, वहां इन चक्करों में ना पड़ना। ये देखो ये फार्मूला जिंदाबाद। अब देखो सब कुछ ऊपर सवाल में दिया है, सिर्फ आप रख के कैलकुलेट कर लो। 8:3, ठीक। और जिसको मन करे सीधे फार्मूला लिखो, कोई जरूरी नहीं है। आंसर 8:3 आया सबका, बिल्कुल सही। अच्छा हम इधर वाली जगह हटा लें इसको, ये लिखा रहने दें, सवाल लगा लें इधर। क्लियर, हटा देते इसको। अच्छा 14:32 अब फार्मूला आपको बढ़िया बैठ गया दिमाग में। हाँ देखो क्या है ना, सब तुम थोड़ा सब जुगाड़ याद कर लो, वहां जाओ तो जैसे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, 14:32 होता है तो होता है। क्लियर है बस। अब वहां यही कह रहे हैं ये ऊपर जाएगा कि ऊपर वाला नीचे आएगा, यही नहीं समझ में आ रहा। चलो अब देखो अपने पास फार्मूला जिंदाबाद है, T1 अपान T2, बताओ N1 अपान N2। अच्छा N1 क्या है, कैलकुलेट रेस टाइम, क्या लिखा, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू एन और एंड एटम थर्ड ऑर्बिट किसका। तो बताओ N1 यहां क्या दे रखा है, 2, Z1 क्या है 1, यहां N2 क्या दे रखा है 3, Z2 क्या दे रखा है 3। क्लियर। अब N1 अपान N2, N1 कितना है 2 अपान 3, इसका क्यूब कर दो। Z2 आपको कितना दे रखा है 3, Z1 1, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा 3 बार और 3 का गुणा 3 बार। अच्छा 2 का गुणा 3 बार, अरे प्रभु इसका मतलब यह होता 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और इनटू इसका मतलब होता है 3 की पावर 2 और 1 की पावर 2। क्लियर है। अच्छा 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8, यानी 2 का गुणा 3 बार करना है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या होगा 8। इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 27। अच्छा इसका मतलब क्या है 9 और ये 1। अच्छा 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, अच्छा काट दो, ले अच्छा नहीं मान रहे हो तो हाँ सीधा ही आ गया, तो 8/3। अब देखो यहां 2 रेशियो बन सकते हैं, यदि उसने कहा T1 टू T2 तो आंसर क्या होगा 8:3, और मान लो उसने कह दिया T2 और अपान T1 तो क्या हो जाएगा 3:8। ठीक है। और अब यदि उसने T1 अपान T2 के रूप में ही आंसर दिया तो सीधे 8/3। ये तो जैसा वहां सवाल पूछा हो वैसा जवाब देना। क्लियर है। आगे चलो बेटा। हाँ ये वाला जो दूसरा अगला देखो, एक फार्मूला एक और 5वें नंबर पे चिपका है, उसका हमारी केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने आपकी फिजिक्स की मदद करने के लिए लिखवा दिया। चलो आगे देखो, एक ये फार्मूला है, ये आपका कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो तुम ऐसे करना, देखो बोलो बेइज्जती, बोलो बेइज्जती नापसंद, बेइज्जती नापसंद। देखो बे मतलब बी, जा मतलब जेड, ती मतलब 3, बेइज्जती, ना मतलब एन, पसंद मतलब 5, बेइज्जती ना पसंद। याद कर लो, नहीं आए करोगे। अभी बड़ा आसान लग रहा होगा कि हाँ अच्छा चलो होता है,
जब यही फार्मूला वहां आएगा, अच्छा आपको लगता नहीं कि हाँ वास्तव में मेहनत करनी पड़ती है, हाँ सेलेक्ट होने के लिए करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती? ठीक है, इसका उधरे ढूंढना, ठीक है। हम यहाँ कहां से मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो? लेकिन ये तुम्हारे उधर काम आएगा, ये वाला फार्मूला उधर, तुम्हारे उधर फार्मूला काम आएगा। जब उधर पढ़ाया जाए तो ये वाला उधर चिपका लेना, ठीक है, पढ़ाया जाए तो। अरे दीपा अब आएंगे कि दीपा पहले आ जाएंगे? चलो आगे देखो। अच्छा ये देखो, ये बातें तो हमने पहले ही पढ़ रखी हैं, पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी? अब आगे आ गया स्पेक्ट्रम। आगे कौन आ गया? स्पेक्ट्रम। जरा सेपरेशन वाली बातें और आयनाइजेशन वाली, एक्साइटेशन एनर्जी वाली एक बार बातें देख लो, फिर हम लोग सीधे चलते हैं स्पेक्ट्रम पे। सीधे कहां चल रहे हैं? स्पेक्ट्रम पे। अच्छा बताओ, हमने आपको जेड और एन के कितने फार्मूले बताए रिलेशन वाले? 4 बताए? 5 बताए? हाँ। चलो अच्छा, आर का फार्मूला सुनाओ, आर का फार्मूला सुनाओ। रहने दो जाम, है ना? वी विजन, ई इज्जत दो ना दो, है ना? अच्छा विन, डब्ल्यू आई और एन, क्या जाने दो नाती। अच्छा बी, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड बी, बेइज्जती नापसंद, ठीक है। जब कोई फार्मूला बहुत कठिन हो तो तुम उसको एकदम छीछा लेदर कर दो, मतलब वो तुमसे शर्माए कि अच्छा हम इनके लिए कल को कठिन थे, आज देखो ये फार्मूले बहुत कठिन है, पता ही नहीं रहता कितनी पावर ऊपर है कितनी पावर नीचे है, तुम तो हलवे में तुम जैसा लगा तुम्हें। हकीकत में लोग इसको रट के दीवार पे चिपकाते हैं, एग्जाम दे आते हैं, वो चिपके रहता है, दिमाग में नहीं आता है। क्लियर है? इस बात को समझो। तुम्हें तो एकदम लगा अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं। तुम सोचो इसको जुगाड़ बैठाने में हमारी रातें खराब हुई होंगी। नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये जो दो एक एक सेकंड में बोल दिया गया ये बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्लियर है? आपसे बोला बेइज्जती ना पसंद, सोचो इसको कितना सेट करना पड़ा होगा। क्लियर है ना? गाना लिख देना आसान है, उसको म्यूजिक में पिरोना ये कठिन है। क्लियर है? आजकल तो म्यूजिक ना मिले तो लाइनें पढ़ दो, रैप हो जाता है ना? और आजकल की गदही जनरेशन लाइनों को ज्यादा पसंद करता है। क्या समझ रहे हो? हाँ, लाइनें पढ़ रहे हैं क्या, वाह वाह म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक तो अब खत्म ही हो गया, ठीक है। अब तो किसी बीमार व्यक्ति को आप ऐसा म्यूजिक सुना दो, वो अपनी चारपाई से उठना ना पसंद करेगा, और पहले वाला म्यूजिक था सुना दो, समझ रहे हो, तो टूटी हड्डियां भी जुड़ जाया करती थी। तो ये कहानी है। चलो अच्छा आगे देखो। तो ये कहानी है, आगे चलते हैं बेटा। हाँ, चलो अच्छा इधर ही बनवा देते हैं। इसके वाले, ये सारे ये वाले फार्मूले, इनके सवाल अगली क्लास में कराएंगे, अभी इनके लिए बनाने पड़ेंगे सवाल, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे स्पेक्ट्रम पढ़ो। अच्छा सारे बच्चे देखो, अगली अगली लाइन में देखो, सारी क्या लिखी होंगी? स्पेक्ट्रल लाइन लिखी होंगी, पढ़ो बेटा। जैसे पहली सीरीज का नाम कौन सा है? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, फंड, पी साइलेंट है,
और सबसे लास्ट हम क्या है, हमफ्री। सबसे लास्ट हम क्या है, हमफ्री। कोई गायब हो गया क्या? हमफ्री भी अब पढ़ा करो। सबसे लास्ट कौन सी सीरीज है, हमफ्री सीरीज। क्लियर है? हाँ। चलो अच्छा, पहली सीरीज का नाम बताओ। लाइमन, बाबर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री। सबसे लास्ट कौन है, हमफ्री। अच्छा, आपसे बोला जाए कि ये सारे किस रीजन में मिलते हैं, जैसे लाइमन सीरीज किस रीजन में मिलेगी, तो बोलो। अच्छा, आप याद करो, बोलो यूवी, बोलो यूवी, बाकी आई, लास्ट वाला फार आई। फिर से बोलो यूवी, बाकी आई, लास्ट वाला फार आई। समझ में आ गया? बताओ लाइमन कहां मिलेगा, यू, यू कौन सा, और कहां से मिलेगा बताओ। बामा सीरीज कहां मिलेगा, वी, कौन सा रीजन, विजिबल। ठीक है। और बाकी सब कहां मिलेंगे, इंफ्रारेड। लास्ट वाला फार इंफ्रारेड, कौन सा, फार इंफ्रारेड। चलो अच्छा, फिर से बोलो, सीरीज सुनाओ। पहले सीरीज सुनो। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। सबसे वाला लास्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, हमफ्री। चलो इनके रीजन सुनो, कहां कहां ये मिलेंगे। बोलो यूवी, बाकी आई, लास्ट वाला फार आई। क्लियर है? चलो रीजन सबको मालूम हो गए। अब चलो हम लोग इसका स्पेक्ट्रम खींच लेते हैं, है ना। अच्छा, एक काम करो, स्पेक्ट्रम यहीं खींचो आके। यहां पे भी तो जगह है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। यहां पे लिखो, जैसे एक तो जगह बचती नहीं है। खींचते रहो जहां तक समय मिले। ठीक है, कहां तक खींचा जाए, है नहीं, खींचते रहो। चलो अच्छा, खींचो, ये लाइनें खींचो। कलर अब हम चेंज कर लें। क्या आ जाता है, बंद हो जाओ। कौन सा कलर अब रहेगा ठीक, ये सही है, सेम है। ये ले लेते हैं ये। अच्छा, फिर भी एक ही जैसा लगेगा। चलो अच्छा, ये ले लेते हैं। रेड आउ नहीं दिखेगा यार। चलो, चलो अच्छा, आगे लिखो। यहां से बहुत सवाल बनेगा बेटा, है ना। आए बेटा, लाइमन, हाँ। चलो आगे देखो। अब सुनो, अब मान लो, अब एक एक सीरीज को हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे। ये देखो, हम जंप करा रहे हैं, हर लाइन से जंप करा रहे हैं। ये देखो n इक्वल टू, मान लो कहां से आ गया, n इक्वल टू 8 से कहां आया, ग्राउंड पे। n इक्वल टू कहां से आया, 7 से ग्राउंड पे, 6 से ग्राउंड पे, 5 से ग्राउंड पे, 4 से ग्राउंड पे, 3 से ग्राउंड पे, 2 से ग्राउंड पे। क्लियर है? तो ये कौन सी सीरीज बन के तैयार हुई, ये लाइमन सीरीज। ठीक है, देखो उधर लिखा है ना लाइमन।
लाइमर र नहीं है, लाइमन न है, MAN, लाइमन, लाइमर नहीं यार। हाँ, लाइमन है, लाइमन। हाँ, लाइमन सीरीज। ठीक है, अब सुनो, लाइमन सीरीज बन गई। अब तुम्हें बामर सीरीज बनाना है। जैसे बाम का स्पेलिंग बालम नहीं होता है। अरे बाम का स्पेलिंग क्या होता है? ये बालम नहीं लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग ये बाम का है, झंडू बाम। नहीं, तुम लोग भी। अच्छा, ये बाम का स्पेलिंग यही तो होता है। हाँ, चलो अच्छा, अब दूसरी सीरीज खींचो। अब देखो दूसरी सीरीज, यहां से फिर कुदाओ, लेकिन अब एक ऊपर रहना, क्योंकि यहां ये वाली ग्राउंड वाली लाइमन सीरीज बन चुकी है। स, सबसे कुदाओ, सबसे कुदाओ। बताओ कौन सी सीरीज बना डाले हो? बा, बालम नहीं, लिखो कौन सा सीरीज है। हाँ, बामर सीरीज लिखो। हाँ, ठीक लिखा है, BALMER, सही है। कौन सा सीरीज है? लाइमन बामर हो गया ना। आप फिर यहीं से इलेक्ट्रॉन को जंप कराओ। अच्छा, ऐसा हो तो फिर क्या है, देखो बनाने में भी अच्छा लग रहा है। ये कौन सा सीरीज तैयार कर लिए हो? कौन सा? पास्चन, लिखो बेटा, लिख लो। ठीक लिखा है, बनाओ। बनाने भी, बनाने में इतना समय लगेगा, फिर बनाते जाओ। तुम क्या देख रहे हो? सीरीज देख रहे हो? हाँ, चलो अच्छा, आगे आ जाओ। फिर इलेक्ट्रॉन कुदाओ, कहां से? यहां से कुदा दो, यहां से कुदा दो, यहां से कुदा दो, यहां से कुदा दो। ठीक है। अच्छा, हम फ्री का आइडिया आपके NCERT में दिया गया है। आइडिया दिया गया है, नाम नहीं दिया गया, वो अलग बात है। आइडिया दिया गया है फार इंफ्रारेड। अरे जैसे तुम लोग वहां नहीं पढ़ते हो, PS1 PS2 वेवलेंथ, पढ़ते हो? अरे PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 पिगमेंट सिस्टम 2 पढ़ते नहीं हो? एक आपका इंफ्रारेड होता है, एक आपका फार इंफ्रारेड होता है। हाँ, चलो उसके बाद कौन सा लिखना है बेटा? चलो ठीक, ये कौन सा है? ब्रैकेट सीरीज। फिर इसे आंच कुदा दो बेटा। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होगा? हम फ्री। सबसे लास्ट में क्या होगा? हम फ्री। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, बताओ कोई बात हो तो बताओ, कोई बात। चलो आगे देखो बेटा। ठीक है, इनको बना के इनके रीजन जरूर सारे बच्चे याद कर लेना। रीजन बहुत याद कर लेना, 4 नंबर का सवाल खाली रीजन से आता है। बोलता है ये बताओ किस रीजन में पाया जाएगा। कठिन तो नहीं लग रहा? बस इसमें क्या है, 4 नंबर का सवाल तो सिर्फ रीजन से आता है कि कौन सी सीरीज किस रीजन में मिलती है। 4 नंबर का सवाल तो इतने में खत्म हो जाता है।
बढ़िया आराम से पढ़ डालो बेटा, सब आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अब एक फार्मूला देखो यहां पे लिखा गया है, फार्मूला है रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला पहले सब लोग सीरीज बना लिए हैं, और वहीं पे देखो ये फार्मूला, ये सबका बन गया ना, तैयार हो गया होगा। अच्छा पूछा जाए लाइमन सीरीज आप सारे कहां इलेक्ट्रॉन कुदा दिए हो, कहां पे? हाँ। अच्छा बामर में, ब्रैकेट में, अरे बेटा अब तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। यहां आ जाओ सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे रेडबर्ग फार्मूला दिया गया है, सारे बच्चे इसको याद करो। ये फार्मूला क्या लिखा है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? हाँ लिख लो। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से एक चीज देखो, अब देखो हम बोल रहे हैं और तुम इस चीज को बताना कि हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना? अब देखो यहां पे एक आपको सीरीज में एक बार लिखाई गई है, यहां पे इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो। देखो यदि n1 इक्वल टू 1 है तो n2 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये कौन सी सीरीज को इशारा कर रहा है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज कहां से पकड़े, 1 से कि 2 से? 1 से। लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या होगा, 1, और n2 क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, है ना? अच्छा बताओ बामर सीरीज के लिए n1 कितना होगा, 2। अच्छा बताओ n2 कितना होगा, n1 तो 2 हो गया, n2 कितना होगा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। अच्छा पास्टन के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू 3। अच्छा बताओ ब्रैकेट के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 4, और किसके लिए, फंड के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू 5। अच्छा हमफ्री के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू 6। अब आप देखो n1 ही डिसाइड कर रहा सीरीज को, n2 कुछ भी हो सकता है ना? बताओ सीरीज को डिसाइड करने वाला कौन, n1 के n2, n1। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि n1 इक्वल टू 6 है और n2 इक्वल टू मान लो आपसे कहा जाए 8 है, बताओ कौन सी सीरीज है, हमफ्री सीरीज, है ना? बोला जाए n1 इक्वल टू 4 है और n2 इक्वल टू 8 है, कौन सी सीरीज, ब्रैकेट। तो बताओ सीरीज को डिसाइड करने वाला n1 के n2, n1। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री। रीजन मतलब ये सीरीज कहां पाई जाएगी, तो हमने इसके लिए आपको याद ही करा दिया है, यूवी, बाकी आई, लास्ट वाला फार आई। ठीक है? चलो फिर से बोलो, यूवी, बाकी आई, लास्ट वाला फार आई। क्लियर है? ठीक है? चलो अच्छा अब देखो ये फार्मूला देख लो, ये फार्मूला देखो। अब इसके एक दो चार हम सवाल लगवाते हैं, तब आपको समझ में बात आएगी। क्लियर है? चलो अच्छा रेडबर्ग फार्मूला क्या होता है बताओ, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 1/λ कुछ पहले भी पढ़े थे, क्या था, वेव नंबर। तो ये तुम्हारा यदि 1/λ पूछे, तो अब जैसे आपसे वेव नंबर पूछे तो आप सीधे आंसर निकाल दो, यानी 1/λ पूछ रहा, और यदि आपसे वेव लेंथ पूछे तो लेमडा निकाल दो, और वेव नंबर पूछे तो 1/λ निकाल दो। क्लियर है बेटा? यही आपको वेव नंबर का भी फार्मूला तो पढ़ाए थे, प्लैंक का थ्योरी पढ़ाए थे, उसमें सारे टर्म अलग अलग पढ़ाए थे, वहीं पे वेव नंबर भी पढ़ाए थे। और यहां पे क्या है, क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। सारे बच्चे यहां पे एक चीज देख लें,
बड़ी समस्या की बात है। तुमको एक यहाँ पे जुगाड़ दिया गया है। क्या दिया गया है? जुगाड़। अच्छा वहीं पे एक काम करो, इसके सामने नोट लिखो, नोट। देखो अब तुम्हें हम एक बात बता रहे हैं। देखो आपसे पूछेगा कि बताओ लेमडा मिनिमम कैलकुलेट करो और लेमडा मैक्सिमम। आपसे पूछ दिया कि लाइमन सीरीज का लेमडा मिनिमम कितना होता है और लाइमन सीरीज का लेमडा मैक्स कितना होगा, है ना? तो नोट में लिखो फॉर लेमडा मैक्स। लिखो बेटा फॉर लेमडा मैक्स, फॉर लेमडा मैक्स। जब आपको लेमडा मैक्स निकालना हो, हम इस फार्मूले की अभी बात कर रहे हैं, क्लियर है? लेमडा मैक्स निकालना हो तो इस फार्मूले में n1 इक्वल टू n रखना और n2 इक्वल टू n प्लस 1 रखना। तो समझ में आया? यदि आप n1 इक्वल टू n का मतलब क्या है, जैसे लाइमन सीरीज का n1 कितना होता है 1, तो n2 कितना रखना 2, तो ये जो लेमडा निकल के आएगा उसका आंसर क्या होगा? लेमडा मैक्स होगा। आई बात समझ में? और दूसरा देखो फॉर लेमडा मिनिमम n1 इक्वल टू n रखना और n2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखना। इन दोनों को डिब्बे में बंद कर लो। बताओ लेमडा मैक्स यदि आपको फार्मूले से कैलकुलेट करना है ना, तो बताओ n1 क्या रखोगे? n कोई भी नंबर हो सकता। मान लो बामर सीरीज का n क्या होगा? n1 2, और बामर सीरीज का आपको लेमडा मैक्स कैलकुलेट करना है तो n1 इक्वल टू 2 रखोगे और n2 इक्वल टू 3 रखोगे। ये n समझ में आया? और मान लो मिनिमम आपको लेमडा निकालना हो बामर सीरीज के लिए तो बताओ n1 क्या रखोगे? 2, और n2 क्या रखोगे? इनफाइनाइट। क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? चलो तो अब हम, हाँ सुनो, एक तो फार्मूला आपका ये है लेमडा मैक्स और मिनिमम निकालने का, और नहीं तो ये है हमारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सीधे आप इसमें रखो सीधे आंसर। क्लियर है? या तो आप इस फार्मूले से लगा लो और या तो इससे सीधा लगा लो। चलो अच्छा एक सवाल हो जाए इसी बात पे। चलो अच्छा चलो अच्छा जितना पढ़ाया एक बार देख लो, जरा फार्मूले देख लो, फार्मूले देख लो, एक बार सारे फार्मूले देख लो। जितने रेशियो के फार्मूले आज याद कराए हैं, अगली क्लास में सारे रेशियो वाले हम फार्मूले आपसे सुनेंगे। क्लियर है? रेडियस भी पढ़ाया, टाइम भी पढ़ाया, वेलोसिटी भी पढ़ाया, एनर्जी भी पढ़ाया, है ना? एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ाया। तो आपके पास 5 रेशियो हैं। पांचों रेशियो आपको कल अगली क्लास में याद होने चाहिए, और उधर जो पेज छोड़ा गया उसके सवाल अगली क्लास में दनादन होंगे। संडे को टेस्ट है, इसी संडे को टेस्ट है, और टेस्ट ना देने वाले छात्र को अगले दिन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? हाँ, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी क्या? फाइन यार, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी।